Okay, this is the chapter which was remaining from the human physiology unit. तो एक चैप्टर जो है ये हमारा रह गया था ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले यूनिट में से। टोटल जो है वो 7 चैप्टर्स हैं उसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और हमने जो है उसमें से 6 चैप्टर्स को स्टडी कर लिया था। लास्ट जो चैप्टर हमने स्टडी किया था इट वाज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और ये एक रह गया है जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में हमको क्या स्टडी करना है? वी विल स्टडी द इंटायर एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। एंडोक्राइन सिस्टम को हमको स्टडी करना है इसके अंदर। सो द चैप्टर नेम इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। क्लास 11 का चैप्टर है ये। ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट में से ये एक चैप्टर रिमेनिंग था, तो इसको आज यहां पे हम लोग अभी कंप्लीट कर लेंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, वी विल स्टडी अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमको स्टडी करना है विद देयर हार्मोन, उनके हार्मोन के साथ में। और नॉर्मली कुछ ग्लैंड्स के लिए जो है वो डिजीजेस दी हुई हैं, सारे के सारे ग्लैंड के हाइपो या हाइपर सिक्रीशन के लिए डिजीजेस नहीं है। तो यहां पर इन द फर्स्ट स्लाइड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है पैराग्राफ में कि हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, मतलब कि बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन का कोऑर्डिनेट होना, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का कोऑर्डिनेट होना। 2 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये जो सिस्टम है दे आर द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, दिख रहा होगा, थोड़ा इमेज है ये, तो ब्लर है ये। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये 2 सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन यहां पर एक कंपैरिजन बताया हुआ है कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या रिलेशनशिप है। एक कंपैरेटिव टेबल देख रहे हैं आप। सो नर्वस सिस्टम जो है इट ट्रांसमिट्स द इंपल्सेस, मतलब मैसेजेस, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर करता है न्यूरल सिस्टम जो होता है। और न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होता है ये फास्ट होता है लेकिन शॉर्ट ल्यूड, फास्ट एंड शॉर्ट ल्यूड होता है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये ट्रांसमिट करता है केमिकल फॉर्म में मैसेजेस को। सो बायोलॉजिकल मैसेंजर्स यहां पर वर्क करते हैं जिनको हम हार्मोन कहते हैं, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। सो इट ट्रांसमिट द केमिकल बायोलॉजिकल मैसेंजर इंपल्स। यहां पे केमिकल बायोलॉजिकल मैसेंजर्स जो है रिस्पांसिबल होते हैं इंपल्सेस को ट्रांसफर करने के लिए, मैसेजेस को ट्रांसफर करने के लिए। यहां पर जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल को ट्रांसड्यूस करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, जबकि जो हार्मोन्स होते हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो हार्मोन्स, जो वर्ड हार्मोन है ये एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रीशन के लिए यूज किया जाता है। और एंडोक्राइन का मतलब होता है, एंडो मतलब होता है इनसाइड, और क्राइनो मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। तो वो ग्लैंड हमारी बॉडी के जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं। और हमारी बॉडी का जो सबसे मेन बॉडी फ्लूइड है वो है सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड हमारा। तो डायरेक्ट ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, दे आर द डक्ट लेस ग्लैंड। इनके अंदर डक्ट नहीं होते, नालियां नहीं होती, तो डायरेक्ट जो है ये रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड इनको सप्लाई करती है ब्लड वेसल, और फिर ये अपने सिक्रीशन ब्लड के अंदर ही डिफ्यूज करवा देते हैं, और फिर ब्लड के थ्रू इनको पहुंचाया जाता है। इनके लिए स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है। जो टारगेट ऑर्गन होते हैं वो टारगेट ऑर्गन के ऊपर स्पेसिफाइड रिसेप्टर्स होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन पर। जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है टारगेट ऑर्गन पर, टारगेट सेल पर, फिर बाद में जो हार्मोन है वो वहां पर जाकर के बाइंड होता है, और वहां हार्मोन बाइंड होने के बाद में फिर वहां से सिग्नल आगे बढ़ता है, साइटोप्लाज्म में सिग्नल जाता है। फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस होते हैं। हो सकता है कि वो किसी फंक्शन को इंड्यूस कर दे या किसी प्रोटीन सिंथेसिस जैसे फंक्शन को सप्रेस कर दे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट यूजेस द न्यूरॉन
transmit the signal. It use the circulatory system to transmit the signal. तो यहाँ पर सिग्नल ट्रांसमिशन जो है ये बहुत फास्ट होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसफर होता है। फर्स्ट पॉइंट में आप देख रहे हैं ट्रांसमिट द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो यहाँ पर ट्रांसड्यूशन जो है बहुत फास्ट है और यहाँ पर थोड़ा स्लो होता है, सिग्नल ट्रांसमिशन कंपैरेटिवली स्लो होता है। बट यहाँ पे जो है वो एक्शन या जो उसका इफेक्ट है वो शॉर्ट लिव्ड होता है और यहाँ पर लॉन्ग लिव्ड होता है। ये भी दोनों के बीच में कंपैरिजन है। ये पूरा कंपैरिजन आपको जो है वो मिल जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ में। फिर यहाँ पर इफेक्ट जो है ये लोकलाइज्ड होता है। नर्वस सिस्टम का जो इफेक्ट है लोकलाइज है और हार्मोनल सिस्टम का जो इफेक्ट है ये वाइड स्प्रेड होता है। मतलब बॉडी के दूसरे सिस्टम्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट यहां पर हम देखते हैं कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं यहां पर। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर दे आर कॉल्ड द डक्टलेस ग्लैंड। ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती, नालियां नहीं होती हैं। और जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे बहुत सारे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ग्लैंड हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है। दीज आर द एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट होते हैं और इनके जो सिक्रीशन होते हैं उनके लिए टर्म हार्मोन नहीं यूज की जाती। इनके सिक्रीशन को हम सिंपली जो है वो सिक्रीशन कहते हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में है तो डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं। और ये अपने सिक्रीशन को बॉडी की एम्प्टी कैविटीज में रिलीज करेंगे या कि फिर जो है वो बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो ग्लैंड्स हैं वो अपने डाइजेस्टिव जूसेस को हमारे जीआई ट्रैक्ट में रिलीज करते हैं। मेमोरी ग्लैंड है, टीयर ग्लैंड यानी लैक्रिमल ग्लैंड है तो ये बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं। तो दे आर कॉल्ड द एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनको एक्सोक्राइन कहते हैं। दीज आर कॉल्ड द एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेस ग्लैंड। हार्मोन रिलीज करने वाला इनका जो सिक्रीशन है उसको हार्मोन कहते हैं। तो ये जो टर्म हार्मोन है इसको 1903 में विलियम एच स्टर्लिंग ने कॉइन किया और पहला जो हार्मोन आइडेंटिफाई किया था वो विलियम बेलिस नाम के साइंटिस्ट ने किया था। तो साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में खैर तो नहीं है, फिर भी आप याद रख पाए तो अच्छी बात है। हार्मोन की डेफिनेशन आप याद रखें क्योंकि ये दी हुई है। सो हार्मोन्स जो होते हैं दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल एक्ट्स एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब कि जैसे हमारे प्रोटीन्स के यूनिट है, अमाइनो एसिड है, मोनोसेक्राइड है, फैटी एसिड्स हैं और जो अदर न्यूट्रिशन वाले न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो सब्सटेंसेस हैं उनकी तरह नहीं होते ये। दीज आर द नॉन न्यूट्रिएंट, ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। और केमिकल बाय नेचर में केमिकल होते हैं, या तो प्रोटीन हो सकते हैं, पेप्टाइड नेचर के हो सकते हैं, स्टेरॉइड नेचर के हो सकते हैं, अमाइन नेचर के हो सकते हैं। तो अलग अलग नेचर है। हम नेचर भी देखेंगे इसी चैप्टर में आगे के टॉपिक्स में। और ये वर्क करते हैं एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर मैसेंजर मतलब बिटवीन द टू और मोर देन टू सेल्स के बीच में ये इंटरेक्शन करवाते हैं कि मैसेजेस जो है वो पास ऑन करते हैं। सो दे वर्क एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। दे आर प्रोड्यूस इन वेरी ट्रेस अमाउंट, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि जो इनका सिक्रीशन होता है ये मेजर किया जाता है माइक्रो या नैनोग्राम्स के अंदर। तो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होने वाले। अगर ये अपने नॉर्मल अमाउंट से कम प्रोड्यूस होते हैं तो उस कंडीशन को हाइपोसिक्रीशन कहते हैं। और अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हाइपर सिक्रीशन कहते हैं। दोनों ही कंडीशन, हाइपो और हाइपर, दोनों ही कंडीशन कोई ना कोई डिसऑर्डर्स, हार्मोनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स को लीड करती है। दिन जो हार्मोन्स हमको यहां हमारे चैप्टर में स्टडी करने हैं वो यहां पर लिस्ट आउट किए हुए हैं। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड्स स्टडी करने हैं, ग्लैंड के साथ में उनके रिस्पेक्टिव हार्मोन भी हम देखेंगे। तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास और गोनाड्स में टेस्टिस एंड ओवरी। पिट्यूटरी के साथ साथ में हमको जो है वो हाइपोथैलेमस भी स्टडी करना है जो कि पिट्यूटरी को रेगुलेट करता है। तो इन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम लोग बारी बारी यहां पर अभी स्टडी करते हैं। हार्मोन का क्लासिफिकेशन जो है एमपीजी की टेक्स्ट बुक में वो पहले दे दिया है।
और एनसीईआरटी में बाद में दिया है, तो मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इसको ऑर्गेनाइज किया है, तो हम उसको बाद के टॉपिक पे देखते हैं। नाउ द फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से स्टार्ट किया है, तो पहले जो है यहां पर हाइपोथैलेमस हम देखते हैं। सो हाइपोथैलेमस जो है ये लोकेटेड होता है हमारे ब्रेन में, बेसल पार्ट ऑफ द ब्रेन में है हाइपोथैलेमस। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का इसको सुप्रीम कमांडर माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो फंक्शंस हैं ये पिट्यूटरी से रेगुलेट होते हैं, और पिट्यूटरी को इन टर्न रेगुलेट करने वाला जो ग्लैंडुलर पार्ट होता है ये हाइपोथैलेमस होता है। सो हाइपोथैलेमस, इसका भी स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, वो हमारे न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में इसका स्ट्रक्चर हमने देखा है हाइपोथैलेमस का। सो यहां पर लोकेटेड होता है, दिस इज द सी शेप्ड स्ट्रक्चर, नाम आपको इसका याद आ रहा होगा, जो कि न्यूरल में हमने स्टडी किया है इसको, कॉर्पस कैलोजम। तो इसी के साइड में यहां पर नीचे यहां पर हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस जो है वो एक्सटेंड करता है पिट्यूटरी स्टॉक बनाकर, और फिर उसी से जुड़ा हुआ रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस में अलग अलग टाइप के हार्मोन सिंथेसाइज करने वाले न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियाई का मतलब है कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन, तो अलग अलग टाइप के कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन या न्यूक्लियाई होते हैं हाइपोथैलेमस में, जैसे सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई है, इस तरह के, और ये रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी को। तो यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं, बिलो द थैलेमस एंड जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के ऊपर और थैलेमस के नीचे, मतलब दोनों के बीच में है, और सिंथेसाइज करता है अलग अलग टाइप के न्यूरो हार्मोन्स, और ये न्यूरो हार्मोन जो है रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी के हार्मोन को। सो द टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, मतलब दो टाइप के सिक्रीशंस हैं जो वहां से प्रोड्यूस होते हैं। कुछ सिक्रीशंस जो होते हैं रिलीजिंग सिक्रीशन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, और कुछ जो होते हैं वो इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं। मतलब क्या करते हैं, जो रिलीजिंग वाले होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, मतलब पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो होते हैं ये पिट्यूटरी के हार्मोन को सप्रेस करते हैं, मतलब पिट्यूटरी के हार्मोन को स्लो डाउन करते हैं। तो इस तरह के ये दो कैटेगरी के हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। अब यहाँ पर हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है, देखिए इसमें कुछ रिलीजिंग हार्मोन है और कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ये है थायरोट्रोपिन। आगे पीछे भी आप पढ़ सकते हैं इसको, एनसीईआरटी में हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए कुछ। तो यहाँ पर मैंने जो लिस्ट बनाई है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली है, आप एमटीजी में हो सकता है ऊपर नीचे दिए हुए हो। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH इसको लिखते हैं, या कि इसको TSH-RH भी लिखा जाता है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन RH। RH का मतलब रिलीजिंग हार्मोन। तो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन TRH या TSH-RH। दूसरा इसके अंदर जो है ये है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH शॉर्ट में लिखा गया है इसको, या इसी को जो है वो ACTH-RH भी लिखते हैं। ACTH-RH मतलब एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फुल फॉर्म्स तो आपको याद रखने हैं पेपर में, क्योंकि कभी-कभी शॉर्ट फॉर्म में भी पूछता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी के फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, तो वो आपको कंपलसरीली याद रखने हैं। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किसको टारगेट करते हैं? ये वैसे तो ये सभी जो है ये ट्रोपिक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी को टारगेट करेंगे, मतलब एक ग्लैंड से निकल के दूसरे ग्लैंड को टारगेट करते हैं, और पिट्यूटरी से ये स्टिमुलेट करवाते हैं TSH के प्रोडक्शन को, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करवाता है ये TRH, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ऐसे ही जो सेकेंड है ये है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, या इसी को ACTH-RH भी कहते हैं। ये पिट्यूटरी को टारगेट करता है और पिट्यूटरी से रिलीज करवाता है ACTH को, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और फिर इन टर्न जो ACTH होता है ये टारगेट करता है एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले पार्ट को, और वहां से रिलीज करवाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो आपने
कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी स्टडी किया है होगा एड्रिनल के टॉपिक में पहले। तो दो टाइप के कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, वो हम लोग स्टडी करेंगे थायराइड वाले एड्रिनल वाले टॉपिक में। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं ये है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये दो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्प करते हैं पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से। एक जो है FSH और दूसरा LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इनको रिलीज करवाते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको सोमेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कहा जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को टारगेट करता है और रिलीज करवाता है ग्रोथ हार्मोन को। तो ग्रोथ हार्मोन यहां से सोमेटोट्रॉफ सेल्स होते हैं कुछ यहां पर, उनसे रिलीज होता है और उसको इंटर्न कंट्रोल किया जाता है इस एरिया से। दिस इज द एरिया ऑफ हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस का पार्ट यहां पर है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं और पिट्यूटरी के लिए ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को लेकर निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, निगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यहां से इस एरिया से रिलीज हो, इस एरिया से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो उसके लिए इनहिबिटिंग फैक्टर अगर आएंगे तो उसका रिलीज होना स्लो हो जाएगा। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज या ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग फैक्टर भी कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन सिंपली कहते हैं GHIH। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है। फिर है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर PRF, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और टारगेट करता है ब्रेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है, साथ ही मिल्क को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। तो इसको सप्रेस करने का मतलब इस हार्मोन को यहां पर से जो प्रोलैक्टिन रिलीज होता है उसको, उसी को LTH भी कहा जाता है, LTF ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, उसको सप्रेस करने का काम किया जाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, उसको रिलीज करने का काम किया जाता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर। तो रिलीजिंग फैक्टर यहां पर देख रहे हैं ज्यादा, और इनहिबिटिंग फैक्टर दो लिखे हुए हैं, ये वही लिखे हुए हैं जो एनसीईआरटी में, मैंने एक्स्ट्रा यहां पे कुछ लिखा नहीं है क्योंकि अभी आपको एक्स्ट्रा इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन GHIH और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग में दो के लिए इनहिबिटिंग फैक्टर है और बाकी जो है वो रिलीजिंग फैक्टर है। तो प्रोलैक्टिन रिलीज फैक्टर है और जो कि प्रोलैक्टिन को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है उसके लेवल को, और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है जो उसको सप्रेस डाउन करता है। देन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसका भी इनहिबिटिंग हार्मोन आता है MIH, वो यहां पर लिखा हुआ नहीं है मेलानोसाइट के लिए। तो मेलानिन की सिंथेसिस को, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को कम करता है जो कि यहां इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है। नेक्स्ट हमको जो ग्लैंड स्टडी करना है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। सो पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन यहां पर आप देख सकते हैं हाइपोथैलेमस के नीचे, ये जो बायलोब्ड ग्लैंड देख रहे हैं इसी का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर भी यहां पर दिखाया गया है। सो ये जो पार्ट है दिस इज कंप्लीट बायलोब्ड स्ट्रक्चर का पिट्यूटरी ग्लैंड, यहां पर हाइपोथैलेमस है। ये पी साइज का ग्लैंड होता है, काफी छोटा होता है, मटर के दाने के बराबर का, या मार्बल साइज का लिखा हुआ है, काफी छोटा ग्लैंड होता है और सराउंडेड होता है एक बोनी कैविटी से जिसको स्फिनोइड बोन की का डिप्रेशन सेला टर्सिका कहा जाता है, यहां इसके सराउंडिंग में होता है। और ये जो पार्ट देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द पिट्यूटरी स्टॉक या इन्फेंटिबुलम, यहां पर लेबल किया गया है उसको, और ऊपर जो है वो हाइपोथैलेमस है। इसके पहले वाले स्लाइड में यहां पर आप देखिए तो रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, यहां पर ब्लड वेसल दिखाई हुई है। तो कुछ ब्लड वेसल्स जो है यहां पर सप्लाइड रहते हैं और फिर उसके बाद में जो आर्टरी है वो फिर से यहां पर कैपिलरीज में डिवाइड होती है और फिर मर्ज होकर के वेन बनाती है। यहां पर जो है ना पोर्टल सिस्टम होता है, इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम या पोर्टल, सिंपली पोर्टल सिस्टम।
हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम भी कहते हैं। पिट्यूटरी को हाइपोफाइजियल ग्लैंड भी कहा जाता है या हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। जो टर्म है वो बनाई गई है, हाइपो का मतलब बिलो, फाइजीन का मतलब होता है ग्रो होना, सेरेब्राई मतलब कि यहाँ पर ब्रेन पार्ट, तो ब्रेन के नीचे ये ग्रो होता है। डुअल ओरिजिन का होता है ये, तो यहाँ पर ये पोस्टीरियर लोब दिखाया हुआ है इस तरफ, थोड़ा छोटा होता है पोस्टीरियर लोब, बल्कि काफी छोटा होता है, 25% एरिया ही कवर करता है और 75% एरिया जो है ये एंटीरियर लोब के जरिए कवर होता है। तो पोस्टीरियर लोब जो होता है ये ओरिजिन में एक्टोडर्मल होता है और एंटीरियर लोब जो होता है ये ओरिजिन में एंडोडर्मल होता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अपर पार्ट के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से बनता है जिसको रेथिकस पाउच कहा जाता है। तो ओरिजिन यहाँ मैंने ब्रीफली यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे लिखा नहीं है उसको क्योंकि एनसीईआरटी में उसके ओरिजिन के बारे में इतना डिटेल नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों लोब क्लियर कट देख सकते हैं, एक जो है वो डार्क कलर में है, थोड़ा लाइट कलर में है, दिस इज द पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड एज द न्यूरो हाइपोफाइसिस और एंटीरियर लोब जो है इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो दोनों लोब के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। बीच में जो मिडल लोब है ये वाला, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट लोब। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो इंटरमीडिएट लोब है ये इतना डेवलप नहीं होता है और जो रेप्टाइल्स हैं या बर्ड्स हैं या कि पर्टिकुलरली वो एनिमल जो कलर चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट, उसके अंदर ये मिडल लोब इंटरमीडिएट लोब जो है ये डेवलप होता है। इसको पार्स इंटरमीडिया भी कहते हैं और ये जो डायलेटेड पोर्शन देख रहे हैं एंटीरियर लोब का, इसको पार्स डिस्टालिस भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है ये इसका पिट्यूटरी का स्टॉक है, फंडिबुलम है और जस्ट उसके अबो हाइपोथैलेमस के नीचे यहाँ पर इसके साइड में यहाँ पर है ऑप्टिक कायस्मा। सो ऑप्टिक कायस्मा इसके साइड में है। सो यहाँ पर लोकेशन आप देख सकते हैं, लोकेशन इट इज लोकेटेड इन द बोनी कैविटी ऑफ स्फिनोइड बोन। स्फिनोइड बोन की बोनी कैविटी में लोकेटेड है जिसको कहा जाता है सिला टर्सिका एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस और अदर न्यूरल mechanism and therefore considered as the middleman। वैसे पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कहा जाता है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, इट इज कंसिडर्ड एज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड और सिंस द पिट्यूटरी इज इन टर्न कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस को जो है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ बॉडी कहते हैं और इट इज द कमांडर ऑफ द बॉडी। Then we will see the hormones। Anterior lobe या एडिनोहाइपोफाइसिस के हार्मोन और पोस्टीरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन हमको दोनों को सेपरेटली स्टडी करना है। तो दोनों के हार्मोन यहाँ पर लिखे हुए हैं। These are the anterior pituitary hormone and these are the posterior pituitary hormone। उनके फंक्शन भी हम लोग देखेंगे, टेबुलर फॉर्म में मैंने आगे की स्लाइड में बनाया है उसको। सो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन, पहले तो नाम याद रखिए शॉर्ट फॉर्म के साथ में फुल फॉर्म भी। ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन पीएल भी कहते हैं इसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन, देन एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड देन द एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों को मिला के जीटीएच भी कहते हैं, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम जो है एलटीएच भी है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है इसको। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन जिसको हमने स्टडी किया है बर्थ हार्मोन बोल के ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, वेसोप्रेसिन या इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन या एडीएच कहते हैं, इसको भी हमने स्टडी किया है एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर के ये हार्मोन की लिस्ट है, पहले नाम और उसके बाद में उनके टारगेट ऑर्गन विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन हम अभी आगे स्टडी करेंगे। एक और हार्मोन है जो कि मिडल लोब से निकलता है, एमएसएच हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट ह्यूमन बीइंग में पर्टिकुलरली वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसके लिए उसको यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। ईच एंड एवरी हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं उनको यहाँ पर
उनके टारगेट ऑर्गन और फंक्शन लिखे हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले जो है वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन या इसी को जो है वो STH भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो है जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है बॉडी ग्रोथ को इंड्यूस करता है और टारगेट जो है इसका ऑल सेल्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी के सभी सेल्स जो है इसका टारगेट है, मतलब बॉडी के सभी सेल्स को ये टारगेट करता है। सो ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी इसके टारगेट ऑर्गन में आ जाएंगे। फंक्शन में आप देख सकते हैं स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड रिपेयर। हाइपर सिक्रीशन अगर हो जाए तो हाइपर सिक्रीशन यानी अगर इसका सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो ये कॉज करता है एक कंडीशन जिसको कहते हैं जाइगैंटिज्म, यानी सडनली बॉडी की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, बॉडी जाइगैंटिक हो जाती है। तो जाइगैंटिज्म जो है वो कॉज करता है और एडोलेसेंस से पहले अगर रिलीज हुआ है तो जाइगैंटिक हो जाता है, मतलब बच्चे की एज जो है वो 13-14 साल की रहती है लेकिन देखने में वो एकदम जाइगैंटिक और इवन सुपर एडल्ट की तरह दिखता है वो। लो सिक्रीशन अगर इसका होता है तो ये कॉज करता है डॉर्फिज्म, मतलब हाइट जो है ग्रो नहीं होती और डिफिशियंसी की वजह से चाइल्डहुड में ही अगर डिफिशियंसी हो जाती है तो डॉर्फिज्म कॉज करता है। कुछ डॉर्फिज्म ऐसे होती है जिसके अंदर जो है मेंटल एबिलिटीज भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक डॉर्फिज्म के अंदर मेंटल एबिलिटीज नॉर्मल रहती हैं और एक टाइप के डॉर्फिज्म में मेंटल एबिलिटीज जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। फ्रॉलिक और लोरेंट डॉर्फ, ये दो टाइप्स हैं डॉर्फिज्म की भी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेकंड है TSH, डिजीज टारगेट ऑर्गन है थायराइड, जैसा नाम से दिख रहा है, स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को ताकि थायराइड ग्लैंड जो है वो उनके रेस्पेक्टिव हार्मोन रिलीज कर सके। तो थायराइड के जो दो मेजर हार्मोन हैं T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, ये दोनों जो है वो हमारी बॉडी के BMR को कंट्रोल करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक रेट को, और इन दोनों के रिलीज को थायराइड के फॉलिकल्स से कंट्रोल किया जाता है TSH के जरिए। तो चेन याद रखिए, TSH से पहले TRH आता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से। वो टारगेट करता है पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, फिर वो रिलीज करता है TSH जो जाके टारगेट करता है थायराइड को, फिर इसके रिस्पांस में थायराइड रिलीज करता है T3 और T4, फिर T3 और T4 मिलकर के हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या BMR को कंट्रोल करते हैं। दूसरे भी ऐसे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिनके ऊपर थायरॉक्सिन का इफेक्ट होता है, ये दोनों को मिलाकर के ही जो है वो थायरॉक्सिन कहा जाता है। नेक्स्ट जो है ये है ACTH हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। टारगेट ऑर्गन है एड्रिनल ग्लैंड, पर्टिकुलरली द एड्रिनल कॉर्टेक्स। स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को, वहां से कॉर्टेक्स को, ताकि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मतलब दोनों को मिला के कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है, उसको सिक्रीट कर सके। नेक्स्ट जो है PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन, टारगेट करता है ब्रेस्ट को, स्टिमुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क को। नेक्स्ट जो है वो है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टेस्टिस, मैन के अंदर मतलब जेंट्स के अंदर टेस्टिस को और फीमेल्स के अंदर ओवरीज को। तो LH और FSH ये दोनों जो है वो गोनेडोट्रोपिक कैटेगरी में आते हैं और गोनेडल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। LH जो है, LH स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। स्टिमुलेट करता है ओवरी, अगर फीमेल के अंदर है तो ओवरी को स्टिमुलेट करके एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाता है जो कि ओवेरियन हार्मोन है। फिर नेक्स्ट जो है FSH, फीमेल्स के अंदर या वुमेन में ओवरीज को टारगेट करता है, स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। MSH, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जैसा मैंने अभी बताया, लिस्ट में नहीं था, यहाँ पर इसको इसके फंक्शन को लिखा गया है। जो मिलेनिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं हमारे स्किन पर, मिलेनोसाइट सेल्स, मिलेनोफोर सेल्स, उनको स्टिमुलेट करके मिलेनिन पिगमेंट सिंथेसाइज करता है जिसकी वजह से स्किन का पिगमेंटेशन कंट्रोल होता है। और ये दो हार्मोन जो है, ये यहां तक जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन थे, ये दो हार्मोन ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, लिस्ट में हमने देखा था, तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में एक साथ में लिखे हुए हैं। ये ऑक्सीटोसिन दो चीजों को टारगेट करता है,
यूटेरस को टारगेट करता है और ब्रेस्ट को। यूटेरस को टारगेट करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन, मतलब पार्चुरेशन से पहले सिंथेसाइज होता है, सिक्रीट होता है, और यूटेराइन जो मसल्स होते हैं उनके अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन लेके आता है ताकि बच्चे के बर्थ में आसानी हो सके। सो इट स्टिमुलेट्स द विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। और ब्रेस्ट को टारगेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ मिल्क इंजेक्शन, मिल्क को इजेक्ट करवाने में। याद रखिए, मिल्क को सिंथेसाइज करवाने वाला जो हार्मोन है वो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, इट इज ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन है वो। और ये जो है ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। दो इसके निकनेम हैं, एक तो क्विक बर्थ हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोकोस, और दूसरा इसको जो है मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन लेटिंग डाउन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। तो मिल्क को इजेक्ट करवाने में हेल्प करता है और ड्यूरिंग पार्चुरेशन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है जिससे पार्चुरेशन यानी कि बच्चे की बर्थ में आसानी होती है। नेक्स्ट जो हार्मोन है ये है वेसोप्रेसिन हार्मोन, दिस इज एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और टारगेट ऑर्गन है इसका किडनी। पढ़ तो चुके हैं इसको हम लोग उस चैप्टर में, एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में इसको हमने स्टडी किया है। स्टिमुलेट करता है रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम इलेक्ट्रोलाइट बाय डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और रिड्यूस करता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। तो एंटी डायूरेटिक मतलब डायूरेसिस को अपोज करता है। एंटी मतलब अपोजिट, डायूरेसिस मतलब रिलीज ऑफ यूरिन, मतलब ज्यादा यूरिन पास होना, तो एंटी डायूरेटिक है। तो एंटी डायूरेटिक मतलब के वाटर लॉस को कम करता है। वेसोप्रेसिन स्टडी किया होगा, इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो जाता है तो यूरिन जो होता है वो बहुत ही डाइल्यूटेड हो जाता है। तो अगर इसका सिक्रीशन स्लो हो गया तो डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस बोल करके आपने स्टडी किया है उसको। नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। नाउ पीनियल ग्लैंड जो है ये लोकेटेड होता है बिटवीन सेरेब्रल हेमिस्फीयर। रेडिश ग्रे कलर का जो है ग्लैंड होता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में। यहां पर जहां पर कर्सर है वहां पर आप देख सकते हैं थोड़ा इमेज जो है ये ब्लर है, और लोकेशन के लिए वैसे एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं है, तो यहां पर आप देख सकते हैं लोकेशन इसका, बिटवीन द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और वहां से ये प्रोट्रूड करता है थर्ड वेंट्रिकल की तरफ। तो इंपॉर्टेंट है यहां से सिक्रीट होने वाला हार्मोन। हम यहां पर देख सकते हैं इसमें ग्रेन की साइज का होता है, राइस ग्रेन की साइज का, मतलब बहुत ही छोटा होता है। लोकेशन है डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। हार्मोन रिलीज होता है मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन हार्मोन यहां से रिलीज होता है और कंट्रोल करता है डायूरनल रिदम को। देखो यहां लिखा हुआ है इट अफेक्ट्स द मॉड्यूलेशन ऑफ स्लीप एंड वेक पैटर्न इन सर्काडियन रिदम। इसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं, मतलब डे और नाइट का जो डिफरेंस है, रात होने के बाद में हमको ऑटोमेटिक जो है नींद आना शुरू हो जाती है, और सुबह में एक पर्टिकुलर टाइम पर जब हम रोज जिस टाइम पर रोज उठते हैं वहां पर ऑटोमेटिक हमारी आंख खुल जाती है। तो ये जो रिदमिक चेंजेस हैं डे और नाइट को लेकर के, लाइट को सेंस करके, इसको सर्काडियन रिदम या कि डायूरनल रिदम कहा जाता है। तो इसको इसमें हेल्प करता है और सीजनल फंक्शंस को फ्लक्चुएट करता है। साथ ही फीमेल्स के अंदर कुछ इफेक्ट इसका जो है मेंसेस के ऊपर भी होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, क्योंकि वो भी एक तरह का सर्काडियन रिदम है, वो मंथली साइकिल है, तो उसके ऊपर भी पीनियल ग्लैंड के सिक्रीशन का इफेक्ट होता है। बहुत सारे इसके जो फंक्शंस हैं वो रिसर्च में भी हैं, तो जो डिस्कवर्ड फंक्शन है, जो एकदम परफेक्ट अभी तक के एस्टैब्लिश्ड फंक्शन है, वो यहाँ पर लिखे गए हैं। स्लीप वेक साइकिल के साथ में मेंसेस के ऊपर उसका इफेक्ट है, कुछ इफेक्ट उसका बॉडी के टेम्परेचर पर भी है। तो यहाँ पर लिखा है मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, पर पूरी तरह से मेंटेन नहीं करता, उसके ऊपर उसका इफेक्ट होता है। फिर इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, कुछ इफेक्ट उसका पिगमेंटेशन के ऊपर भी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर भी यहाँ पर
और डिफेंस कैपेबिलिटी के ऊपर भी उसका इफेक्ट है। तो ये सारे जो उसके जनरल फंक्शंस हैं मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखे हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब, बटरफ्लाई शेप दो लोब है यहाँ पर। लैरिंक्स के नीचे है थायराइड ग्लैंड का जो लोकेशन है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। 25 to 30 ग्राम जो है लगभग इसका वेट होता है। बाइलोब्ड ग्लैंड है और पोजीशन देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैकिया के रिंग्स के बीच में है। यहाँ पर जो है लैरिंक्स है और बीच में ये जो कनेक्टिंग लोब्ड स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द इस्थमस। तो ये इस्थमस इसको दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। सो यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है लोकेशन के लिए। बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक बिलो द थायराइड कार्टिलेज। जो हमारे सी शेप जो थायराइड कार्टिलेजेस होते हैं यहाँ पर इसके बीच में इसका लोकेशन है। और दोनों लोब को कनेक्ट करने वाला जो पार्ट है उसको कहा जाता है इस्थमस। कंपोजिशन देखिए, टू लोब है लोकेटेड आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया। और डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पर है। सिंगल अलग से थायराइड ग्लैंड को निकाल करके दिखाया है। साथ में जो है पैराथायराइड भी आप यहाँ पर ही देख सकते हैं। ये जो येलो कलर के स्फीयर्स देख रहे हैं 4, ये 1 2 3 and 4, ये these are the parathyroid। सो थायराइड ग्लैंड की जो बेसिक यूनिट है दे आर द फॉलिकल्स, उनको फॉलिकल्स कहा जाता है। और फॉलिकल और स्ट्रोमल टिश्यू ये दोनों है। फॉलिकल्स के अंदर ही हार्मोन सिंथेसाइज होता है। सो ईच थायराइड फॉलिकल इट कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी। थायराइड उस हार्मोन उसके अंदर सिंथेसाइज होता है। दो हार्मोन हैं जो यहां से रिलीज होते हैं। दे आर कॉमनली टुगेदर दे आर कॉल्ड एज द थायरॉक्सिन। और इन बिटवीन द फॉलिकल कुछ सेल्स होते हैं, उन सेल्स को सी सेल्स कहा जाता है या पैराफॉलिकुलर सेल्स कहा जाता है। तो जो पैराफॉलिकुलर जो सेल्स होते हैं वहां से हार्मोन रिलीज होता है कैल्सीटोनिन। नाम याद रखिए कैल्सीटोनिन। ये रिलीज होता है थायराइड के एक्स्ट्रा जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं वहां से, सी सेल्स से। और बाकी यहां पर जो थायराइड के मेन हार्मोन है वो ये है T3 और T4। इन दोनों को मिला के थायरॉक्सिन कहते हैं। दिस इज अ ट्राई आयोडोथायरोनिन क्योंकि इसमें 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर 4 होते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो इसमें से T3 जो होता है ये ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और अमाउंट वाइज जो है T4 थोड़ा ज्यादा होता है। आयोडीन जो है इस ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। तो आयोडीन की कमी की वजह से थायराइड के जो डिसऑर्डर्स हैं वो भी आते हैं। और या के फिर TSH और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो आता है पिट्यूटरी से, अगर उसमें कम या ज्यादा हो तो उसका भी जो है वो सीधा इफेक्ट T3 और T4 के ऊपर पड़ता है। फंक्शंस लिखे हुए हैं थायराइड हार्मोन के। रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? BMR जिसको लिखते हैं, मतलब हमारी बॉडी का हर वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो हमारी नॉर्मल जिंदगी में चलता है, जैसे हमारी हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है, ये सब हमारी बॉडी के जो इंटरनल सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, ये सारा कुछ मिला जुला करके बेसल मेटाबॉलिक रेट में आता है। इवन बेसल मेटाबॉलिक रेट अगर नॉर्मल होगा तो उससे जो है फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी जो है वो नॉर्मल रहेगा, जितना होना चाहिए उतना रहेगा। तो बॉडी का जो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये पूरा थायराइड से कंट्रोल होता है। नेक्स्ट फंक्शन जो यहां पर है ये है कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, तीनों न्यूट्रिएंट है, तीनों मेजर न्यूट्रिएंट है हमारी डाइट के। इनके मेटाबॉलिज्म को भी इफेक्ट करता है। मतलब थायराइड जो है वो इन जनरल बॉडी के सारे फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं उनके ऊपर उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर होता है। मेंटेन करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को भी। फिर थायरोकैल्सिटोनिन जो हार्मोन रिलीज होता है पैराफॉलिकुलर या सी सेल्स से, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। फिर उसके बाद में
सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में, मतलब इरिथ्रोपोइसिस में भी इसका रोल होता है। तो इसके फंक्शंस याद रखिए, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है। टीसीटी जो है कैल्सिटोनिन रिलीज करता है, कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है, साथ ही जो है इरिथ्रोपोइसिस में भी पॉजिटिव रोल प्ले करता है। ओके, सो नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं थायराइड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को। तो थायराइड हार्मोन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, यहाँ पर पहले डायग्राम है, आप देखिए गौर से और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है वहां पर और बॉडी की किस पार्ट में उसका इफेक्ट है। तो डिसऑर्डर्स में थायराइड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, उन डिसऑर्डर्स में यहाँ पे पहले जो है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि जहां पर थायराइड का फंक्शन जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा, थायराइड के हार्मोन कम हो जाएंगे। सो इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मली लो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है तो इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में यहां पर ये जो आप पहला देख रहे हैं डायग्राम जो देख रहे हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग जो कंडीशन है उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जहां पर सिक्रीशन लो हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म ये वो कंडीशन होती है जहां पर थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है और ज्यादा अमाउंट में, जितना अमाउंट रिक्वायर होता है उससे ज्यादा अमाउंट में थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। तो T3 और T4 का लेवल बढ़ता है, इसी तरह से TSH का भी लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ये दोनों इंटर्न बढ़ जाते हैं। अब यहां पर हम जो देख रहे हैं, तो जो डिफिशियंसी है इसकी, यहाँ पे डिफिशियंसी में ग्वाइटर, आप पहला जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, नेक में जो थायराइड है उसके जो लोब्स हैं, ये लोब्स बहुत बढ़ गए हैं। तो ये जो कंडीशन है ये है ग्वाइटर। अब ये जो ग्वाइटर है ये भी दो टाइप का होता है। एक जो होता है उसको हम कहते हैं सिंपल ग्वाइटर, जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है। मतलब अगर आयोडीन कम है डाइट में तो आयोडीन की डिफिशियंसी जो है उसकी वजह से थायराइड के ऊपर स्वेलिंग आती है, उसको कहा जाता है सिंपल ग्वाइटर। और एक जो होता है उसको कहते हैं एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर। एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिया, एक्सोथैलेमिया, यहाँ एक्सोथैलेमिया में यहाँ देख सकते हैं इसको, ये हाइपरथायरॉयडिज्म में आता है, ये हाइपो में आता है और ये आयोडीन की कमी में आता है और ये हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ इसके आंख देखो, आप इस पर्सन के चेहरे पर आप देखो आंख जो है ये एकदम बल्जिंग है, सो बल्जिंग आईबॉल्स हो गए हैं। तो इसके लिए इसको एक्सोथैलेमिया कहते हैं। एक्सो मींस आउटसाइड ऑफ थैलेमा मतलब रिलेटेड टू आईज, सो दिस इज द एक्सोथैलेमिया। तो एक्सोथैलेमिया जो है दिस इज ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ये कॉज करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड की साइज तो बढ़ती है, नेक में थायराइड ग्लैंड की साइज बढ़ती है, लोब की साइज, लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है। यहाँ जो आयोडीन की कमी वाला है इसमें तो बहुत बढ़ जाती है। बट इसके अंदर भी जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, पाल्पेट कर सकते हैं, छू करके जो फिजिशियन है उसको फील कर सकता है, पाल्पेट कर सकता है। और इफेक्ट क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट जो है वो बढ़ी हुई रहेगी, पल्स रेट बढ़ी हुई रहेगी, ब्लड प्रेशर भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये सब जो है ये बीएमआर से रिलेटेड ही है। और इसी तरह से आईज की जो सॉकेट है, मतलब ये आई सॉकेट के सराउंडिंग में यहाँ पर जो है वो फैटी डिपोजिशन हो जाएगा, फैट्स जो है इसके सराउंडिंग में डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे और वेट लॉस होगा, इसके अंदर वेट लॉस होगा, पर यहाँ पे स्वेलिंग आएगी
बॉडी जो है वो स्वेल होगी, देखने में ऐसा लगेगा कि पर्सन जो है वो काफी मोटा है और हेल्दी है, बट ऐसा नहीं है, स्वेलिंग रहेगी बॉडी के ऊपर, ओवरऑल जनरल स्वेलिंग रहेगी। और ये जो स्वेलिंग है ये बहुत प्रोमिनेंट रहेगी फेस के ऊपर, जो फेस के टिश्यूज है यहाँ पर प्रोमिनेंट स्वेलिंग देखने को मिलेगी, पर्टिकुलरली ये साइड में जो आई सॉकेट है यहाँ पर। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म या एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। यहाँ पर देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म जो कंडीशन है, इस पर्सन को देखिए यहाँ हाइपोथायरॉयडिज्म जो है ये चिल्ड्रन में और ये एडल्ट के अंदर। तो यहाँ हमने देखा डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीज है, डिफिशियंसी थायरॉक्सिन की अगर एडल्ट्स के अंदर होती है, मतलब जो एडल्ट है, जैसे यहाँ ये डिफिशियंसी है, ये एडल्ट के अंदर डिफिशियंसी है, तो ये जो कंडीशन होती है इसको कहा जाता है मिक्सोएडिमा। मिक्सोएडिमा या इसी को जो है वो गुल्स डिजीज भी कहते हैं। मिक्सोएडिमा साइंटिस्ट के नाम पर है, गुल्स डिजीज, मिक्सोएडिमा। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे स्किन जो है वो पफी हो जाती है, स्किन थिक हो जाती है, पफीनेस स्किन के ऊपर आता है, स्किन जो है उसका टोन लॉस हो जाता है, ये इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर सब क्यूटेनियस जो टिश्यूज हैं यानी उसके नीचे फैटी डिपॉजिट हो जाता है, थोड़ा स्किन पफी हो जाती है उसकी वजह से भी। तो ये कंडीशन है। फेस और एक्सट्रीमिटीज यानी हाथ और पैर पर, चेहरे पर जो है स्वेलिंग देखने को मिलती है, प्रोमिनेंट स्वेलिंग रहती है, जनरल बॉडी स्वेलिंग। तो ये कंडीशन है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से। फिर सिंस थायराइड का लेवल ही कम है तो बीएमआर के ऊपर जो इफेक्ट होगा, बीएमआर जो है वो कम हो जाएगा, मेमोरी काफी जो है वो स्लो या कम हो जाएगी, चीजें याद नहीं रहेंगी। तो ये कंडीशन इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ग्लैंड पर आते हैं, पैराथायरॉइड। लोकेशन तो आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पर साइड में पैराथायरॉइड, ये जो येलो कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पोस्टीरियर साइड पर रहता है ये। तो पैराथायरॉइड ना एक ही हार्मोन यहां से रिलीज होता है, दिस इज द पीटी, जो भी हार्मोन रिलीज होते हैं पीटीएच कहते हैं इनको, पैराथायरॉइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन इनको कहा जाता है। ये जो है ये हार्मोन ये रेगुलेट करता है कैल्शियम आयंस को। तो यहां जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है कि इसके पहले हमने जो हार्मोन पढ़ा था वो हार्मोन था कैल्सिटोनिन। तो ये कैल्सिटोनिन का एंटागोनिस्ट हार्मोन है। सो पीटीएच जो होता है, पीटीएच ये हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को, याद रखिए ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। तो इसलिए जो पीटीएच है ये हाइपर कैल्सेमिक है और इसका अपोजिट जो है वो कैल्सिटोनिन है। तो कैल्सिटोनिन जो है वो हाइपोकैल्सेमिक है, मतलब वो बोन फॉर्मिंग हार्मोन है। ब्लड में जब कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो वहां से ब्लड से कैल्शियम को उठा करके वो डिपॉजिट करवाता है बोन्स के ऊपर, तो बोन फॉर्मिंग हार्मोन है। कैल्सिटोनिन के कम होने की वजह से ऑस्टियोमाल्शिया हो सकता है, मतलब बोन्स जो है वो सॉफ्ट हो सकते हैं और इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं। और यहाँ पर ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है, तो अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा है तो ब्लड में कैल्शियम ज्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से किडनी स्टोन कॉज हो सकता है, क्योंकि ब्लड जब फिल्टर होगा किडनी से तो जो एडिशनल अमाउंट है वो रेनल कैल्कुलाई के फॉर्म में किडनी में जमा हो सकते हैं। तो ये एक ही हार्मोन है, यहाँ से फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल। तो इसको हम हाइपर कैल्सेमिक मानते हैं। और जो सी सेल से रिलीज होता है थायराइड के कैल्सिटोनिन वो हाइपोकैल्सेमिक होता है। दोनों इस तरह से एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हार्मोन है। नेक्स्ट एक और हमारा ग्लैंड है, छोटा ही ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड। लोकेशन है डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड द एओर्टा। लोकेशन देख सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे जैसे जो है एज बढ़ती जाती है, एजिंग होती जाती है, थाइमस की जो साइज है ये रिड्यूस होती जाती है। तो यहां से जो हार्मोन रिलीज होता है वो है थाइमोसिन। रोल देख सकते हैं, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट होते हैं जो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, आपने स्टडी किया होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में उसको। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है सीएमआई उसको मेंटेन करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो याद होगा आपको टी लिम्फोसाइट वाली जो इम्यूनिटी है और बी लिम्फोसाइट से क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडीज। तो के अंदर ये हेल्प करता है। यहाँ देख सकते हैं प्रोवाइड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, प्रोमोट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, क्योंकि बी सेल्स को भी टारगेट करता है तो एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करवाता है जिससे ह्यूमरल इम्यूनिटी मेंटेन होती है। और सी सेल्स का जो टी लिम्फोसाइट्स है उससे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे जैसे एजिंग होती जाती है थाइमस की जो साइज है वो छोटी होती जाती है और थाइमस
साइज में रिड्यूस हो जाता है, मिनी फोल्ड रिड्यूस हो जाता है। तो ओल्ड एज में जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है, उसका एक वन ऑफ द रीजन ये भी है। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है, लोकेशन आप देख सकते हैं यहां पर डायग्राम में, लोकेटेड जस्ट अबाउट टू द किडनी। तो किडनी के सुपीरियर लोकेशन में है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सुप्रारेनल ग्लैंड। और एड्रेनल मींस इन एडिशन टू द रेनल, रेनल रिफर्स टू किडनी, उसके ऊपर यहां पर देख सकते हैं आप। तो राइट एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये ट्रायंगुलर शेप का होता है और लेफ्ट वाला जो है ये थोड़ा कैप लाइक होता है। तो ये इनके अंदर ये इनका मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है। सो एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। लोकेशन यहां पर देख सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यू, दो टाइप के टिश्यूज हैं यहां पर दिखाए गए हैं। इंटीरियर जो टिश्यू है इट इज एड्रिनल मेडुला, और बाहर का जो पार्ट है इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो इसमें जो एड्रिनल मेडुला है ये फॉर्म करता है 20% पार्ट, और जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है ये रिमेनिंग 80% पार्ट बनाता है। सो सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू एड्रिनल मेडुला, और बाहर के जो टिश्यूज हैं दे आर एड्रिनल कॉर्टेक्स। पार्ट्स देख सकते हैं यहां पे क्लासिफाई करके उसको। सो एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला जो होता है ये एक्चुअली एक्सटेंशन होता है न्यूरल सिस्टम का। तो यहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रिनालिन या इसी को जो है वो एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और नॉर एड्रिनालिन या इसी को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ये दोनों जो है हार्मोन होने के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी हैं। आपने इसको स्टडी किया होगा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, तो मैंने ही पढ़ाया था वहां पर, मैंने बहुत डिटेल में इसको कवर किया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को। सो एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन होने के साथ साथ में न्यूरोट्रांसमीटर भी है। तो इसीलिए जो एड्रिनल का मेडुला वाला पार्ट होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन होता है। इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो पार्ट होता है, आउटर पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स है, एक्सटर्नल पार्ट। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट में भी जो है वहां पर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स। तो इसमें जो सबसे आउटर लेयर होती है वो है जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर, जहां से रिलीज होते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, और जो मिडल लेयर है ये मैक्सिमम पार्ट बनाती है, नियरली 80% पार्ट, कॉर्टेक्स का 80% पार्ट बनाती है, जिसको जोना फेसिकुलेटा कहते हैं, जहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं। और जो इनर मोस्ट रीजन ऑफ सेल होता है उसको कहा जाता है जोना रेटिकुलारिस लेयर, जहां से एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। और इन जनरल जो भी हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से आते हैं इन सारे हार्मोन्स को कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या कॉर्टिकॉइड्स। तो अभी यहां पर एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को सेपरेटली डिस्कस किया गया है। सो एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला रिलीज करता है जो कलेक्शन है, अभी हमने देखा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन या एड्रिनालिन, नॉरएड्रिनालिन, ये है कैटेकोलामाइंस, दोनों को मिला करके कैटेकोलामाइन कहते हैं, क्योंकि कैटेकोल डेरिवेटिव होते हैं। ये कैटेकोल जो केमिकल सब्सटेंस होता है ये उसके डेरिवेटिव होते हैं। कैटेकोल एक सब्सटेंस है बेंजीन रिंग, और उसके साथ में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहते हैं, तो उसको कहा जाता है कैटेकोल। और फिर कैटेकोल से ही डिराइव होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ये सब जो है वो कैटेकोल के डेरिवेटिव्स होते हैं। These hormones are released in stressful condition, hence they are also called emergency hormone। इनको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी हमने स्टडी किया है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इनको 3F हार्मोन भी कहते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कंडीशन। तो फाइट और फ्लाइट लिखा हुआ है, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट कंडीशन में ये हार्मोन रिलीज होते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर भी है साथ साथ में। देखो इनका फंक्शन क्या है, दीज हार्मोन इंक्रीजेस द हार्ट बीट, हार्ट बीट इंक्रीज करते हैं, अलर्टनेस लेके आते हैं, पिपिलरी डायलेशन, जो हमारे पिपिलरी मसल्स होते हैं पिपिल के साइड में, आईज में, उसको डायलेट करते हैं, पाइलो इरेक्शन कॉज करते हैं, मतलब जिसको गूज बम्प्स कहा जाता है, रोए खड़े हो जाना, रेजिंग ऑफ हेयर्स, स्वेटिंग। तो ये सारी कंडीशन एड्रिनल मेडुला के एड्रिनालिन और नॉर एड्रिनालिन कॉज करते हैं।
तो इसमें जो एड्रेनालिन होता है इसका अमाउंट ज्यादा होता है, 80% एड्रेनालिन है और नॉर एड्रेनालिन जो है वो 20% है। रिमेंबर बोथ ऑफ दीज टू हार्मोन्स दे आर आगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट नहीं है, आगोनिस्ट है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया, यहाँ पर जोन वाइज लिखे हुए। हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर नहीं डाला है क्योंकि वो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है नहीं हमारे सिलेबस में। एडिशनली आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट ये मैंने इसको फिर भी क्लासिफाई कर दिया। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 जोन में डिवाइडेड है। जोना रेटिकुलरिस जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है, एंड्रोजन रिलीज होते हैं यहाँ से। जोना फेसिकुलेटा मिडिल लेयर है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर मोस्ट लेयर है, कॉर्टेक्स के लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होता है। तो बाकी इसके अंदर आपको पता होगा जो सबसे मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो कौन सा है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, ये भी आपने स्टडी किया है। तो जो सबसे मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है वो है अल्डोस्टेरॉन। तो इसको आपने स्टडी किया है, अल्डोस्टेरॉन का एक पूरा सिस्टम हमने स्टडी किया था, RAAS बोल के, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम, वो हमने स्टडी किया था एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में। फंक्शन यहाँ पर जो है वो कोरिलेट करके दिखाया हुआ है, इफेक्ट बताए हुए हैं कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट किसका होता है यहाँ पर और लॉन्ग टर्म इफेक्ट किसका होता है, यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड इसका इफेक्ट होता है। साथ ही जो है कुछ एलर्जी कंडीशन में भी इस हार्मोन का इफेक्ट होता है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो है ये प्रोड्यूस करता है एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशन को। तो कॉर्टिसोल जो है ये एंटी इंफ्लेमेटरी कंडीशन को सप्रेस करता है, तो इसीलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। आपने सुना होगा डॉक्टर्स जो है वो अक्सर स्टीरॉइड के मेडिसिन देते हैं, जैसे किसी को अगर बहुत तेज फीवर है, बहुत ज्यादा जो है वो एक्सेसिव अस्थमेटिक कंडीशन है, तो उसमें डॉक्टर जो है वो कुछ डॉक्टर्स स्टीरॉइड के मेडिसिन देते हैं, तो वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। एंटी इंसुलिन इफेक्ट भी इसका होता है। तो यहाँ पर आप कंपैरिजन में देख सकेंगे, इसको रीड कर लेना एक बार में क्योंकि ये आउट ऑफ टॉपिक ही है। पेंक्रियाज स्टडी किया होगा इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में भी। तो पेंक्रियाज यहाँ पर सिंगल अलग से पेंक्रियाज दिखाया हुआ, यहाँ पर लोकेशन वाइज है। तो इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्टमक एंड द डिओडिनम, डिओडिनम और स्टमक के बीच में है, और डुअल ग्लैंड माना जाता है, मतलब दोनों चीजें यहाँ से सिक्रीट होती हैं। जो डाइजेस्टिव जूसेस भी हैं वो भी रिलीज होते हैं, जिसको हमने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में स्टडी किया है, और बाकी इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये भी रिलीज होता है। तो यहाँ पर जो इंटरनल इसका यहाँ पर बीच बीच में जो पार्ट होता है वो आइलेट लाइक सेल्स होते हैं, जिनको आइलेट ऑफ लैंगरहंस कहा जाता है, और साइड के जो सेल्स होते हैं इस तरह से सराउंडिंग में, जिनको कहा जाता है पैंक्रियाटिक एसिनी या एसिनार सेल। तो पैंक्रियाटिक एसिनी जो है ये एक्सोक्राइन पार्ट बनाते हैं पैंक्रियास का, और जो अंदर का पार्ट होता है वो आइलेट ऑफ लैंगरहंस। आइलेट ऑफ लैंगरहंस में अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहंस अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल भी होते हैं, अल्फा और बीटा मैंने यहाँ लिखा है। सो अल्फा सेल्स दे रिलीज ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स जो है इंसुलिन रिलीज करते हैं। फंक्शन इंसुलिन का आपको पता है, शुगर लेवल को कम करना, ग्लूकागॉन जो है उसको बढ़ाता है। डेल्टा सेल्स जो होते हैं दे रिलीज सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, जो कि इन दोनों को रेगुलेट करता है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स को। यहाँ पर उसका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो आपस में कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन आप देख सकते हैं कब रिलीज होता है। लीवर से जो है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस में ये हेल्प करते हैं, पूरा फ्लो चार्ट है। पैंक्रियाज से ग्लूकागॉन रिलीज हो रहा है, देखिए यहाँ से पैंक्रियाज है, ग्लूकागॉन टारगेट कर रहा है लीवर को, और यहाँ से फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, जिससे ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगा। और जब ये बढ़ जाता है तो फिर सोमेटोस्टेटिन इसको सप्रेस कर देता है, इंसुलिन को रिलीज करना स्टार्ट करता है। इंसुलिन जो है फिर ये शुगर लेवल को, ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है। नेक्स्ट है गोनाड्स, इसको तो हमने स्टडी किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। टेस्टिस, टेस्टिस लोकेशन आपको पता है, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अभी जल्दी में। तो स्क्रोटल
इंटरनल सेट के अंदर होते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, और फंक्शन है स्पर्मेटोजेनेसिस भी करते हैं, साथ ही कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं। तो ये सारे डायग्राम हमने स्टडी किए हैं। तो जो हार्मोन रिलीज होता है वो आपको पता है, टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है? लीडिक सेल से। पूरा डिवाइस है लीडिक सेल या इन्हीं को इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। आईसीएसएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होता है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं। और सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। प्यूबर्टी में जो मेलनेस वाले जो चेंजेस हैं, जैसे फिजिकल चेंजेस हैं, बॉडी का मस्कुलेचर डेवलप होना है, और बॉयज को एडल्ट मेल में कन्वर्ट करता है, मसल डेवलपमेंट है, स्ट्रेंथ है, ये सब चीजें। फेशियल हेयर है, प्यूबिक हेयर मतलब माउस्टेच और बियर्ड का ग्रो होना है, डीपनिंग ऑफ द वॉइस इन मेल, स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस के सारे इसके फंक्शंस हैं। ओवरी सेकंड है, ओवरी का भी ट्रांसफर सेक्शन हमने स्टडी किया है। यहाँ पर ये वाला तो डायग्राम हमने स्टडी कर रखा है पहले से, ये यहाँ पर बताया हुआ है उसकी लोकेशन। अ पेयर ऑफ ओवरीज एब्डोमेन में होते हैं, पेल्विक रीजन में फीमेल के, और ओव्यूल को प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ ही दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल के सेक्स हार्मोन, और दोनों ही स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। बहुत डिटेल में हमने अभी रिप्रोडक्शन के यूनिट में डिटेल में इसको स्टडी किया है। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है। तो अब चूंकि हमने इसको रिप्रोडक्शन में स्टडी कर ही लिया है, सेम है, तो वही चीज है जो हमने अभी रिसेंटली चैप्टर में स्टडी किया। आप एक बार उसको खाली रीड कर लेना, उसी चैप्टर में से भी रीड कर लेंगे तो चलेगा, यहाँ पर नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, सेम है। कुछ हार्मोन्स जो है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट से रिलीज होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, और कुछ किडनी से, और कुछ हार्ट से। तो एक एक हार्मोन के नाम है यहाँ पे। हार्ट से जो है वो एएनएफ आता है, और इसको भी हमने स्टडी किया है। एएनएफ को ब्लड प्रेशर को कम करता है, एट्रियल नेट्रियोटिक फैक्टर, या इसको कार्डियोडायलाटाइन फैक्टर सीडीएफ भी कहा जाता है। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स के बारे में भी हमने स्टडी किया किडनी में। आरएएस पूरा सिस्टम स्टडी किया, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, और हार्मोन है रेनिन। जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन लिखे, 4 हार्मोन है, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो सभी के फंक्शंस डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं। गैस्ट्रीन जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक के उनको स्टिमुलेट करता है एचसीएल की प्रोडक्शन के लिए। सिक्रेटिन एक्सोक्राइन पैंक्रियास को टारगेट करता है और रिलीज करवाता है पैंक्रियाटिक हार्मोन को। कोलसिस्टोकाइनिन टारगेट करता है हमारे गॉल ब्लैडर को, वहां से रिलीज करवाता है जो सिक्रीशन है, गॉल ब्लैडर के जो सिक्रीशन है उनको। और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड जो है ये इसके लिए, गैस्ट्रिन के लिए इनहिबिटरी फंक्शन रखता है। नेक्स्ट हार्मोन्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट लिखे हुए फंक्शन के साथ में लिखे हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो मैंने बता दिए। नाउ नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। हार्मोन कैसे काम करते हैं? तो हार्मोन्स जो है वो उनके स्पेसिफिक जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उसके ऊपर रिसेप्टर्स जो होते हैं उसके लिए स्पेसिफाइड होते हैं। सो हार्मोन्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टू देयर टारगेट ऑर्गन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिसेप्टर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर हम लोग हार्मोन को ये 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। विद एग्जांपल मैंने लिखे हैं, तो एग्जांपल के साथ ही आपको याद रखना है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन नेचर। इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन है, हाइपोथैलेमिक जो रिलीज और इनहिबिटरी फैक्टर है वो इस कैटेगरी में आते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन की कैटेगरी में कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडायोल है। आयोडोथायरोनिन के अंदर थायराइड के जो हार्मोन है T3 है, T4 है, ये इसमें आ जाते हैं। अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर एपिनेफ्रिन आ जाता है। और हार्मोन्स जो है जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं, जो कि सेल के अंदर इंटर नहीं होते, ज्यादा करके ये वाली कैटेगरी है पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की। जबकि जो स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं और आयोडोथायरोनिन बाय नेचर दे आर प्रोटीन बट स्टिल दे इंटर, तो ये इनके जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो ये इंट्रासेलुलरली जाकर के इनके रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, वहां जाके वर्क करते हैं और फिर जीनोम लेवल तक के ये पहुंचते हैं, हमारे डीएनए लेवल तक, और वहां पर वो जीन एक्सप्रेशन के साथ में इंटरेक्ट करके अपना इफेक्ट दिखाते हैं। तो डायग्राम के थ्रू हम लोग देखते हैं प्रोटीन हार्मोन आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक प्रोटीन हार्मोन एफएसएच को लिया गया है, सेम डायग्राम एनसीईआरटी का। ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर है, सपोज कर लो ये हमारा एफएसएच प्रोटीन डिराइव्ड हार्मोन है। तो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन टारगेट ऑर्गन की, ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर है, रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड हुए, तो इन्होंने अपना रिस्पांस जो है वो अंदर ट्रांसफर कर दिया है साइटोप्लाज्म के अंदर, रिस्पांस 1,
और इसकी वजह से जनरेट होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या हो सकते हैं? सबसे मोस्ट कॉमन है साइक्लिक एएमपी और या साइक्लिक जीएमपी है, कैल्शियम आयन है, आईपी3 होते हैं, इनोसिटोल 3 फॉस्फेट, एडिनिल साइक्लेज नाम का एंजाइम है जो इनको प्रोड्यूस करता है। फिर ये इस बायोकेमिकल रिस्पांस को लेके जाते हैं आगे और फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस होता है। हमारे एग्जांपल में ओवेरियन ग्रोथ। ये है स्टेरॉइड हार्मोन का एक्शन। मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और हार्मोन भी जो है वो स्टेरॉइड है, लिपिड डिराइव्ड है, डायरेक्ट इंटर करते हैं। यहाँ पर कोई रिसेप्टर नहीं देख रहे हैं, इनके रिसेप्टर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है यहाँ पर, और फिर ये न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। यहाँ पर वो जो रिसेप्टर होता है इनको हार्मोन बाइंडिंग साइट्स हमारे जीनोम पर प्रेजेंट होते हैं, वहां पर जाके बाइंड करता है। कोई पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन अगर प्रोड्यूस होते रहते हैं उसको या तो सप्रेस करता है और या कि कोई प्रोटीन अगर रिक्वायर होते हैं तो उनको इंड्यूस कर देता है। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस यहाँ से जनरेट होता है। सो यहाँ पर हमने जो है वो अपना ये रिमेनिंग चैप्टर जो था इसको कंप्लीट कर लिया जो एंडोक्राइन वाला। तो अब ऐसे हमारा पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो यूनिट था वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे किसी लेक्चर में इसके एमसीक्यूज को भी सॉल्व कर लेंगे।